हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने देखा था कार्सिनोमा के बारे में, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कार्सिनोमा क्या होता है? ट्यूमर और कैंसर ओवरग्रोथ इनटू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में जो ट्यूमर और कैंसर सेल का जो ग्रोथ होता है, ओवरग्रोथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। एपिथेलियल टिश्यू हिचेज कवर द ऑर्गन और कैविटी ऑफ द ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन को वो क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखिएगा, स्किन एपिडर्मिस, डर्मिस, ये सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है। तो इनका जो फर्स्ट वाला लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी किसका एग्जाम्पल है? एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, एपिथेलियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कार्सिनोमा किस में होता है? एपिथेलियल में जो देखने को मिलता है उसको कार्सिनोमा बोलते हैं अपन। अब है सार्कोमा, ओवरग्रोथ इनटू मेसेनकाइमल टिश्यू। मेसेनकाइमल टिश्यू में जो ओवरग्रोथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमा। मेसेनकाइमल टिश्यू किसको बोलेंगे? तो मसल टिश्यू में या फिर कनेक्टिव टिश्यू में अगर ओवरग्रोथ देखने को मिलता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सार्कोमा बोलेंगे। मसल टिश्यू का एग्जाम्पल या फिर कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड, तो इसमें किस में आएगा? मेसेनकाइमल टिश्यूज में आएगा। और इसमें अगर कैंसर होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सार्कोमा कहलाएगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे वेल डिफरेंशिएटेड सेल। अब जैसे कि ये हमारी क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसका? ब्लड का। ब्लड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वेल डिफरेंशिएटेड सेल के लिए, ठीक है। किसके लिए? वेल डिफरेंशिएटेड सेल किसको बोलते हैं? जो सही तरीके से मतलब सामयिक तौर पे सही तरीके से जो बना हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? वेल डिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो अपने अपने प्रॉपर प्लेस पे हो, ठीक है। तो वेल डिफरेंशिएटेड सेल में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया है? ब्लड। ब्लड में क्या होता है? प्लेटलेट पाया जाता है, फिर पाया जाता है आरबीसी पाया जाता है, फिर और क्या पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्या पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम अगर देखें आरबीसी, आरबीसी का क्या शेप होता है? डम्बला शेप होता है या फिर हंसिया शेप अपन इसको बोल सकते हैं ना। तो ये नॉर्मल जो आरबीसी है ना, उसको अगर चेक किया जाता है, टेस्ट करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये आरबीसी है। अब किसी कारणवश यही आरबीसी का शेप क्या होता है कि अगर ये ऐसा शेप का हो गया, कुछ तो भी शेप है ना, शेप क्या हुआ? आरबीसी का चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये वेल डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम सेल को पहचान ही नहीं, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि ये आरबीसी है या क्या है ये, क्योंकि समझ नहीं आएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? नॉर्मल जब व्यक्ति रहते हैं जिनको कैंसर वगैरह नहीं है तो उनमें कैसा दिखते हैं? ऐसा सेल वेल डिफरेंशिएटेड दिखते हैं, सारे सेल्स अपने अपने शेप और साइज के मिलते हैं। वही अगर किसी को कैंसर वगैरह हो गया, कैंसर टिश्यू हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड कैंसर या फिर जो भी, तो उसमें क्या होता है? शेप साइज जो है वो क्या होता है? सेल का पूरा चेंज हो जाता है। तो फिर सेल इस तरीके से दिखते हैं। उस कंडीशन में सेल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी अपन देखेंगे कार्सिनोमा इन सीटू के बारे में। क्या देखेंगे? कार्सिनोमा इन सीटू, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब कार्सिनोमा मीन्स अपन ने क्या पढ़ा था कि एपिथेलियल सेल्स में, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो ग्रोथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा बोलते हैं। किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो ग्रोथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। और इन सीटू मीन्स क्या होता है? इन ऑन प्लेस मीन्स अपने स्थान पे रहना, ठीक है। क्या है? अपने स्थान पर रहना, ठीक है। तो कार्सिनोमा इन सीटू में क्या होता है कि ऐसा कार्सिनोमा
ऐसा कैंसर जो अभी अपने ही स्थान पे हो। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपने क्या देखा था कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्या करता है, इसमें मेटास्टेसिस होती है। एग्जाम्पल में जैसे ब्लड के बारे में मैंने बताया था कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, फैलने का काम करती है, फैलती है ना। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं फैलेगी, लेकिन अभी क्या है, अभी के अपनी ही प्लेस पे है, अभी एक ऑर्गन के अंदर ही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू के नाम से जानते हैं। अब इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है जो हम बता रहे हैं कि कार्सिनोमा इन सीटू में और क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिलता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इनकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है इनमें, वो क्या होती है, वो इंटैक्ट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कोई भी एपिथेलियल टिश्यू में आप देखते होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके ऊपर से ये क्यूबॉइडल सेल पाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, इसमें इंटैक्ट होती है कार्सिनोमा इन सीटू में। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या होता है इसमें कि ये प्री कैंसरस कंडीशन होती है। कार्सिनोमा इन सीटू जो है वो क्या, कौन सा कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है। ठीक है, प्री कैंसरस एग्जाम्पल, अब जैसे फीवर होता है, कुछ होता है तो क्या होता है हमारा, जैसे कोई बीमारी डेंगू होने वाला है तो क्या होता है, फीवर स्टार्टिंग में आता है ना। तो ये सारी जो सिम्टम देखने को मिलते हैं शुरू में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कैंसरस, मतलब प्री डिजीज। तो इसमें प्री कैंसरस जो दिखने को मिलता है, तो ये कार्सिनोमा इन सीटू में ये कैंसर का प्राइमरी सिम्टम है, मतलब प्राइमरी कैंसर है एक तरह से, सॉरी। उसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें, तो अगर अब ये प्री कैंसरस है तो ये ज़्यादा हार्मफुल होगा क्या, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है अगर शुरू में ही कैंसर का ट्रीटमेंट हमें कर लिया जाए प्री कैंसरस कंडीशन में ही, तो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो दूसरी स्थान पे, दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। ठीक है, तो ये हार्मफुल इतना नहीं होता है। ठीक है, नो हार्मफुल या फिर लेस हार्मफुल। ठीक है, अब थर्ड वाला अपन क्या देखेंगे, तो थर्ड है इफ नॉट ट्रीटेड, अगर इसका सही समय पे कार्सिनोमा इन सीटू का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो इफ नॉट ट्रीटेड may lead to कैंसर। अगर इसको सही समय पे प्री कैंसरस कंडीशन में ही कार्सिनोमा इन सीटू को ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कार्सिनोमा इन सीटू। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम कार्सिनोमा इन सीटू का एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि क्या है, क्रॉनिक स्मोकिंग कॉज कार्सिनोमा इन सीटू इन दी लंग्स, प्री कैंसरस कंडीशन है ये। अब कोई इंसान कंटिन्यूसली क्या करता है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। अब कंटिन्यूसली सिगरेट स्मोकिंग करने से फिर क्या होगा, उसको लंग्स में कार्सिनोमा इन सीटू होगा, मतलब ये क्या है, प्री कैंसरस फेज है। ठीक है, कैंसर होने के शुरुआती लक्षण में, ठीक है, शुरुआती जो फेज होता है वो क्या कहलाता है, कार्सिनोमा इन सीटू कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर। अब कंटिन्यूसली एक्सरे टेक्नीशियन क्या है, रेडिएशन के कांटेक्ट में आता रहता है, बार बार रेज के कांटेक्ट में आता है, तो उस वजह से जो उसके स्किन पे क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू होता है। ठीक है, कैंसर का प्राइमरी फेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। थर्ड एग्जांपल क्या है, टोबैको यूज। कंटिन्यूसली टोबैको यूज करने से भी क्या होता है, फिर कार्सिनोमा इन सीटू माउथ में पाया जाता है। अब शुरू में जो होता है वही कैंसर का लक्षण, तो वो क्या होता है, कार्सिनोमा इन सीटू। अगर इस कंडीशन में ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि नहीं। अब क्रॉनिक स्मोकिंग का जैसे आप एग्जांपल देखो, तो अब कार्सिनोमा इन सीटू जैसे नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे, नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एपिलेप्टिक फेज जो होती है ना, एपिलेप्टिक सीजर अगर आती है तो उससे पहले ओरा फेज होती है, ओरा फेज। तो ओरा फेज जैसे है फर्स्ट प्राइमरी फेज, ऐसे ही क्रॉनिक स्मोकिंग का ये प्री कैंसरस
फेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं जैसे कैंसर वाली कंडीशन में जब एक बार एक्सपोजर हो जाता है तो वो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होने लगता है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे, कैंसर का मीनिंग ही यही है कि सेल डिवीजन चलता रहता है ना। तो कैंसर की कंडीशन में अब जैसे ये टोबैको यूज कर रहा है और इस पर्सन को क्या हुआ, माउथ में कार्सिनोमा इन सीटू हो गया, प्राइमरी फेज। अब ये क्या किया, टोबैको को छोड़ दिया। अब टोबैको लेना ये छोड़ देता है कि अब ठीक है, अब मैं टोबैको तंबाकू नहीं खाऊंगा क्योंकि हमें कैंसर हो रखा है। ठीक है, लेकिन अब अगर इसका ट्रीटमेंट, कार्सिनोमा इन सीटू का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए और ये टोबैको छोड़ देगा कि इससे हमें कैंसर नहीं होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर कैंसर सेल हमारे शरीर में ग्रोथ करने लग जाता है तो वो फिर डिवीजन उसका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। ठीक है, तो कार्सिनोमा मीन्स मैंने आपको बताया था जैसे कार्सिनोमा किस में होता है, तो कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, कार्सिनोमा होता है। और सार्कोमा किस में होता है, तो सार्कोमा मसल टिश्यू में या फिर कनेक्टिव टिश्यू में सार्कोमा होता है। ठीक है, अब हम देखिए ओरिजिन, तो ओरिजिन हमने देखा कि कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में हो रहा है और सार्कोमा मेसेनकाइमल टिश्यू लाइक मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में सार्कोमा हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि एज क्या है, तो कार्सिनोमा जो है वो मोर इन ओल्ड लोगों में ज्यादा पाया जाता है कार्सिनोमा, और सार्कोमा जो है वो मोर इन यंग पर्सन, यंग लोगों में ज्यादा पाया जाता है। क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मोर इन यंग जो पीपल है उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सार्कोमा होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये यंग पीपल को हो रहा है और ये क्या है, ओल्ड पीपल में हो रहा है, तो ये क्या है, मोर हार्मफुल है, सार्कोमा मोर हार्मफुल। ओके, अब वैस्कुलरिटी क्या है, कार्सिनोमा लेस वैस्कुलर है और सार्कोमा क्या है, मोर वैस्कुलर होता है। रेट ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो कार्सिनोमा का क्या है, लेस रैपिड है, ये क्या है, लेस रैपिड है, इसका ग्रोथ धीरे धीरे होता है। और सार्कोमा का क्या है, मोर रैपिडली, ये बहुत जल्दी रैपिडली क्या होते हैं, ग्रोथ करता है। कौन, सार्कोमा। कट सेक्शन अगर हम देखें, कट सेक्शन क्या है, लेस हैमरेजिक होता है। कौन, कार्सिनोमा। और सार्कोमा क्या है, मोर हैमरेज होता है, मोर हैमरेज। स्प्रेड का जहां तक बात है तो अर्ली टू लिम्फेटिक, कार्सिनोमा अर्ली टू लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ये फैलता है, शुरू में लिम्फेटिक सिस्टम से फैलता है, स्प्रेड होता है। और सार्कोमा अर्ली बाय ब्लड, ये ब्लड के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ब्लड के थ्रू, सार्कोमा। प्रोग्नोसिस, अब प्रोग्नोसिस मीन्स क्या होता है, प्रोग्नोसिस मीन्स होता है कि कहां से कहां तक, मतलब डिजीज कैसे एक तरह से भयावह रूप लेती है। ठीक है, प्रोग्नोसिस। तो ये क्या है, कार्सिनोमा लेस वर्स, लेकिन सार्कोमा क्या है, मोर वर्स, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें कार्सिनोमा को, तो कार्सिनोमा क्या होता है, मोस्टली सेल्स अरेंज्ड इन ग्रुप, कार्सिनोमा के जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप में अरेंज होते हैं। लेकिन अगर हम सार्कोमा को देखें तो मोस्टली सेल्स अरेंज्ड इंडिविजुअली, इनके जो सेल्स होते हैं वो इंडिविजुअली अरेंज होते हैं, ना कि ग्रुप में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा एंड सार्कोमा है। अब हम देखेंगे हाइपरप्लेजिया एंड नियोप्लेजिया में डिफरेंस। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, हाइपरप्लेजिया जो है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यूज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉन स्टिमुलाई। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है टिश्यूज में वो क्या होते हैं, हाइपरप्लेजिया में इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहीं हम देखेंगे नियोप्लेजिया, तो अब proliferation of cells that exceeds and is uncoordinated with that of normal tissues। इसमें क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, एबनॉर्मली तरीके से क्या होते हैं, इसमें ग्रोथ होते हैं। इसमें जो है वो सेल्स का ग्रोथ जो होता है वो किस तरह से होता है, एबनॉर्मल तरीके से होता है। किसमें, नियोप्लेजिया में। ठीक है,
हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये क्या है? कंट्रोल्ड प्रोसेस है। हाइपरप्लेजिया कौन सा प्रोसेस है? कंट्रोल्ड। इसमें हाइपरप्लेजिया में सेल्स क्या होते हैं? अंडर कंट्रोल्ड होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? अंडर कंट्रोल्ड होते हैं सेल्स, ठीक है। लेकिन नियोप्लेजिया में क्या होते हैं सेल्स? अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। नियोप्लेजिया क्या है? अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये अ कंट्रोल्ड प्रोसेस दैट स्टॉप्स व्हेन द एनवायरमेंटल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। लेकिन नियोप्लेजिया अनकंट्रोल्ड प्रोसेस दैट परसिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। अब हम आपको नियोप्लेजिया का जैसे एग्जांपल बताएं तो ये सेल्स क्या है? ये नियोप्लेजिया का सेल्स है, ये ऐसा सेल्स है, ठीक है। ये शुरू में ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, इसमें जो डिफेक्टिव ये इसका बढ़ता जाता है, सेल्स का शेप साइज ये सब ग्रोथ करता है और एबनॉर्मली तरीके से क्या है? ग्रोथ करता है। धीरे धीरे एबनॉर्मली तरीके से सेल्स ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये क्या है? नियोप्लेजिया का एग्जाम्पल है। ऐसा होता है कि बाद में हम सेल्स को ये देख के पहचान ही नहीं सकते कि ये कौन सी सेल्स है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसकी है? नियोप्लेजिया की है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन्वेजन के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? इन्वेजन। पहले भी हमने शायद देख रखा था इन्वेजन के बारे में। इन्वेजन जो होता है वो क्या होता है? स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। क्या होता है? स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इनटू सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है। इसमें जो ट्यूमर होते हैं वो सराउंडिंग टिश्यूज में क्या होता है? स्प्रेड होता है। किसमें? इन्वेजन में, ठीक है। अब जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि जैसे ये क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है ना। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। और हाँ, इन्वेजन हमेशा किस में होता है? मैलिग्नेंट में होता है। बिनाइन में ये इन्वेजन नहीं होता है। मैलिग्नेंट में ही क्या होता है? इन्वेजन होता है। ये हमारी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? ये हमारे सेल्स जो है वो ऐसे सेल्स है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब क्या होता है कि ऊपर से कोई रेज का एक्सपोजर आया और वो क्या करा? किसी सेल्स को मान लिया अफेक्ट कर दिया। अब किसी सेल्स को क्या करा? एक्सपोजर ने अफेक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 10 से 12, 12 से 50 ऐसे कर करके ये क्या होगा? ग्रोथ होता जाएगा इन्वेजन में। और ये पूरे टिश्यूज को क्या करेगा? सराउंडिंग टिश्यूज में क्या होगा? फैल जाएगा, है ना। तो इसके थ्रू क्या होता है? इन्वेजन होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जैसे कि क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सेल डिवीजन में आप देखते होंगे कि एक सेल है, माइटोटिक सेल डिवीजन का नाम आपने सुना होगा। क्या? माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, या फिर समसूत्री विभाजन सेल में पढ़ा होगा शायद। तो एक कोशिका रहती है, उससे क्या होता है? 2 कोशिका का निर्माण होता है। फिर ये 2 कोशिका होती है, उनसे क्या होता है? फिर इनसे 2 कोशिका का निर्माण होता है और फिर इनसे 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो ऐसे सेल का डिवीजन चलता रहता है। लेकिन इन्वेजन में क्या होता है कि एक कोशिका से क्या होता है? फिर 2 से 10, 10 से 15, 15 से 50, 50 से 60 ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाता है। किसमें? इन्वेजन में। अब हम क्या बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल तरीके से क्या होता है? सेल का डिवीजन होने लग जाता है, ठीक है। अनकंट्रोल तरीके से सेल का डिवीजन किसमें हो रहा है? इन्वेजन में हो रहा है, ठीक है। किसमें? इन्वेजन में। इन्वेजन में अनकंट्रोल तरीके से क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब हम नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली सेल में क्या पाया जाता है? सेल में पाया जाता है
कैल्शियम। क्या पाया जाता है सेल में? कैल्शियम पाया जाता है। अब अगर ये समसूत्री विभाजन होगी तो इसके पास जो कैल्शियम है वो फिर इसको देगा, इसको देगा, इसको, तो एक सही मायने में सबको कैल्शियम मिलता है ना, सबको सही तरीके से कैल्शियम मिलता है और सेल ग्रोथ जो है वो सही होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है सेल ग्रोथ। और इसमें क्या होता है, इन्वेजन में जो सेल ग्रोथ होता है, अब एक ही मदर है, मदर कौन है? एक ही है, सेल एक है। अब इससे हजारों लाखों कोशिकाएं बन रहे हैं, ठीक है, इससे क्या है, हजारों लाखों कोशिकाएं बन रहे हैं। और कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम जो है वो क्या काम करता है? बाइंडिंग का काम करता है। क्या काय का काम करता है? बाइंडिंग का। सेल बाइंडिंग का, सेल को क्या करता है? बांध के रखता है मजबूती से, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो सेल पाया जाता है, मदर के पास जो सेल पाया जाता है, अगर तो माँ है, ये तो क्या है, माँ है। माँ क्या करती है? बच्चों को तो देती ही है, तो ये सारे बच्चों को बांटेगी, सेल सारे सेल्स को बांटेगी ये मदर सेल्स कैल्शियम। लेकिन इसके पास खुद थोड़ा सा है। अब एक कमाने वाला 10 खाने वाला, तो उसका क्या हाल होता है फैमिली का, समझ सकते हो आप। तो ऐसे इसके पास क्या है, कैल्शियम का मात्रा क्या है? कम है। अब कैल्शियम का मात्रा नॉर्मल ही है कि जितना, लेकिन इनके पास ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से हो रखा है, सेल्स का डिवीजन एबनॉर्मल तरीके से हो रखी है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इन सारे सेल्स को कैल्शियम क्या होती है, कैल्शियम इनमें कैल्शियम डिक्रीज हो जाती है, सही से कैल्शियम नहीं मिल पाती है इनको। अब इसमें कैल्शियम डिक्रीज होने की वजह से फिर क्या होता है कि इनकी बाइंडिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। अब सेल के अंदर क्या है, ये सही से बाइंडिंग इनका सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब सही से बाइंडिंग नहीं होने की वजह से फिर क्या होती है, इसमें कैल्शियम की क्या होती है, कमी हो जाती है। किसमें? इन्वेजन वाले में, ठीक है, मैलिग्नेंट सेल में। ये किसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको? मैलिग्नेंट सेल का। किसमें हो रहा है? इन्वेजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। हम देखेंगे कॉजेज ऑफ इन्वेजन में, हमने देखा कॉजेज ऑफ क्या, इन्वेजन। कॉजेज ऑफ इन्वेजन में हमने देखा कि सेल्स, पहला कॉज क्या देखा हमने कि 40% जो हमारी सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, 40% सेल्स कैल्शियम लेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कैल्शियम लेस हो जाती है, ठीक है। और कैल्शियम लेस होने की वजह से इनमें क्या होता है, नॉट प्रॉपर अधेशन। क्या होता है? नॉट प्रॉपर अधेशन। इसमें प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पाती है, किसमें? सेल्स में। और ये किसके एग्जाम्पल है? मैलिग्नेंट सेल्स का, ठीक है। मैलिग्नेंट सेल्स जो होती है उनमें ऐसा होता है। किस वजह? इन्वेजन का ये फर्स्ट सबसे पहला कारण है, कैल्शियम की कमी होना। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा कॉजेज देखेंगे। आपने नाम सुनी होगी एंजाइम की। कौन सी एंजाइम की? एंजाइम हाइलुरोनिडेज। अब दूसरा कारण क्या है? एंजाइम हाइलुरोनिडेज का नाम आपने सुना होगा। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मैलिग्नेंट या मेटास्टैटिक जो सेल होता है उसमें पाया जाता है। कौन सी एंजाइम? एंजाइम हाइलुरोनिडेज पाया जाता है, ठीक है। तो हाइलुरोनिडेज क्या काम करते हैं? तो सराउंडिंग टिश्यू को ये क्या करता है, सराउंडिंग टिश्यू को इनगल्फ करता है। क्या करता है? इनगल्फ मतलब खा जाता है, खा जाना, ठीक है। क्या? खा जाना। तो ये हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है इसका क्या काम है? ये आसपास के टिश्यूज को खा जाता है। अब फिर से हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स ऐसे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ
कि इनके ऊपर कोई एक्सपोजर आता है, कोई एक्सपोजर आया और ये किसी सेल्स को मान लिए क्या किया, अफेक्ट कर दिया। अब ये अफेक्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, सेल्स मैलिग्नेंट सेल्स जो है ये मैलिग्नेंट हो गया। सेल्स क्या हुआ, अफेक्ट की वजह से ये मैलिग्नेंट हो गया, ठीक है। और ये स्प्रेड करने लग गया, क्या करने लग गया, स्प्रेड करने लग गया, मैलिग्नेंट हो गया। आपको ऐसे मैं बता रही हूँ तो समझ आ रहा है ना, जैसे कोई एक्सपोजर आया, काय का एक्सपोजर, रेज, किरण, ठीक है, एक्सरे वगैरह का या किसी चीज़ का एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट या एक्सरे का एक्सपोजर आया। अब ये एक्सपोजर हमारा क्या किया, सेल्स को अफेक्ट करा, क्या करा, सेल्स को अफेक्टेड कर दिया। इसकी वजह से सेल्स काय में कन्वर्ट हो गई, मैलिग्नेंट सेल्स में। मैलिग्नेंट सेल्स में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गई। कौन सी सेल्स, नॉर्मल सेल्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि नॉर्मल सेल्स हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, मैलिग्नेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हाइलोरोनिडेज एंजाइम। क्या पाया जाता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है किसमें, मैलिग्नेंट सेल्स में। और ये क्या काम करता है, इनगल्फ का। तो ये मैलिग्नेंट सेल्स में अब क्या होगा, हाइलोरोनिडेज एंजाइम आ जाएगी और ये क्या करेगी एंजाइम, कि ये जो दूसरे हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उन सबको क्या करेगी, इनगल्फ कर जाएगी, मतलब कि खा जाएगी। क्या करेगी, इनगल्फ अनदर टिश्यूज, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी टिश्यूज को इनगल्फ कर गई। अब ये टिश्यूज सब हमारा क्या है, ये सारी टिश्यूज को खा गई, एक्सेप्ट मैलिग्नेंट, क्योंकि उसी से वो एंजाइम ही आ रहा है। तो ये मैलिग्नेंट सेल से ही क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट टिश्यू से ही हाइलोरोनिडेज एंजाइम आ रहा है, जो दूसरे जो हमारे टिश्यूज है उसको भी इनगल्फ कर गई। अब यहाँ पे क्या बन जाते हैं, अब यहाँ पे क्या बन गया, स्पेस बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, स्पेस बन गया। अब कोई ऐसा घर है, इसमें बहुत सारे सामान है, अब कोई पूरा सामान उठा के ले गया तो वो घर खाली हो जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस बन गया। स्पेस बनने की वजह से फिर क्या हुआ, अब ये जो टिश्यू है उसमें क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो गया। अब स्पेस क्रिएट होने की वजह से जो मैलिग्नेंट टिश्यू है वो क्या हुआ, मूव ऑन कर गया। मैलिग्नेंट टिश्यू फर्दर मूव ऑन इन अनदर ऑर्गन। समझ में आया आपको। अब ये मैलिग्नेंट टिश्यू जो है ये तो जिंदा है ना, इसको तो हाइलोरोनिडेज इसी से निकल रहा है, तो ये तो दूसरे टिश्यूज को खा गया। तो ये अब क्या करेगा कि ये पूरे टिश्यू को खा गया तो ये स्पेस हो गया पूरे में। तो ये अब यहाँ से उठ के क्या हुआ, ये दूसरे ऑर्गन में, ये मान लिया दूसरे ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या करा कि अब दूसरे ऑर्गन में ये मैलिग्नेंट टिश्यू जाके वहाँ पर ग्रोथ करा और वहाँ पे फिर मैलिग्नेंट वहाँ पे भी जाके यही कंडीशन करा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दूसरी जो मेन कारण है वो क्या है, इन्वेजन का। फर्स्ट कॉज देखा हमने 40% सेल्स जो कैल्शियम लेस हो जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड देखा एंजाइम हाइलोरोनिडेज जो है, हाइलोरोनिडेज, इसकी वजह से क्या होता है कि मैलिग्नेंट सेल्स दूसरे ऑर्गन में जाकर के फिर स्प्रेड होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। Goodbye.